स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द भिषज का वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका वास्तविक अर्थ क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, वैद्य या चिकित्सक। आज हम व्याख्या भी लेकर आए हैं। ऋग्वेद में भिषज शब्द का प्रयोग चिकित्सक के लिए हुआ है, जो जड़ी बूटियों से उपचार करते थे। अश्विनी कुमारों को देवताओं का भिषज माना गया है। दूसरा प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में स्थानिक नामक अधिकारी कितनी इकाइयों के समूह का प्रशासन देखता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, 800 गांवों का समूह। उत्तर बी है, मौर्य काल में 800 गांवों के समूह को जनपद कहा जाता था और इसका प्रशासनिक प्रमुख जो था वह स्थानिक होता था। यह समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। तीसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में शराब खाना विभाग का मुख्य कार्य क्या था? शराब खाना का मुख्य कार्य क्या था? उसका कार्य था शाही भोजनालय और पेय विभाग का प्रबंधन करना। सल्तनत काल में शराब खाना वह विभाग था जो सुल्तान के भोजन और पेय यानी कि शरबत आदि की जो शुद्धता व व्यवस्था देखता था। इसका प्रधान शराबदार कहलाता था। चौथा प्रश्न है, मुगल काल में अल तमगा जागीर की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बादशाह द्वारा दी गई राशि और वंशानुगत जागीर। अल तमगा जागीर जहांगीर ने शुरू की थी, जो उन परिवारों को दी जाती थी जिन पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। यह हस्तांतरणीय नहीं थी। पांचवा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बड़ौत यानी कि बागपत से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बागपत से नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर होगा शाहमल ने किया था। शाहमल ने 84 गांवों के किसानों को एकजुट कर विद्रोह किया था और अंग्रेजों की रसद रोक दी थी। वे युद्ध में वीरता पूर्वक शहीद हुए। छठा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी के बर्तन पर चूहे का चित्र मिला है? तो चूहे का चित्र कहाँ से मिला है हमें? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, लोथल से। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन पर चूहे का चित्र अंकित है, जो प्राचीन चित्रकला का उदाहरण है। यहाँ से फारस की मोहर भी मिलती है, फारस की मोहर। सातवां प्रश्न है, गुप्त काल में सन्नि विग्रहिक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुख्य कार्य क्या था? युद्ध और शांति का मंत्री यानी कि विदेश मंत्री। संधि विग्रहिक राजा का वह मंत्री होता था जो अन्य राज्यों के साथ युद्ध की घोषणा या संधि करता था। हरिसेन इस पद पर आसीन प्रसिद्ध व्यक्ति था। कौन था? हरिसेन। आठवां प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान ए वकूफ विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो किसने की थी इसकी स्थापना? सही उत्तर होगा जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने व्यय यानी कि खर्च के कागजातों की देखभाल और ऑडिट के लिए दीवान ए वकूफ की स्थापना की थी। नवां प्रश्न है, मुगल काल में दस्तूर अल अमल क्या था? दस्तूर अल अमल क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रशासनिक और राजस्व कार्य संचालन की एक संहिता था, यानी कि एक मैन्युअल। दस्तूर अल अमल वह आधिकारिक निर्देशिका थी जिसमें राजस्व वसूली और प्रशासनिक नियमों का विस्तृत विवरण होता था। 10वां प्रश्न है, आधुनिक भारत में साबरमती आश्रम का मूल नाम क्या था? यानी कि साबरमती आश्रम जो था इसका मूल नाम क्या था जब इसकी स्थापना 1915 में हुई थी? क्या था इसका मूल नाम? सत्याग्रह आश्रम। गांधी जी ने 1915 में कोचरब क्षेत्र में इसकी स्थापना सत्याग्रह आश्रम के रूप में की थी, जो बाद में 1917 में साबरमती तट पर स्थानांतरित हुआ। 11वां प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुसार अयस शब्द का प्रयोग प्रारंभिक तौर पर किस धातु के लिए किया गया था? तो अयस का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तांबा या कांसा के लिए किया गया था। ऋग्वैदिक काल में अयस का तात्पर्य तांबे या कांसे से था। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई, जिसे श्याम अयस कहा गया। लोहे को श्याम अयस कहा गया। 12वां प्रश्न है, चोल काल में मणिग्रामम किस प्रकार की संस्था थी? तो यह किस प्रकार की संस्था थी? एक स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों का संगठन। मणिग्रामम दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध व्यापारिक संघ था जो सुदूर पूर्व के देशों के साथ समुद्री व्यापार को नियंत्रित करता था। 13वां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में करोड़ी
करोड़ी अधिकारी का कार्य क्षेत्र क्या था? तो इसका कार्य क्षेत्र क्या था करोड़ी का? इसका कार्य क्षेत्र था 1 करोड़ दाम का राजस्व वसूलने वाले क्षेत्र का प्रबंधन करना। 1575 में अकबर ने उत्तर भारत को ऐसे क्षेत्रों में बांटा था जहां से 1 करोड़ दाम राजस्व वसूलना होता था। इसका प्रमुख जो होता था उसे करोड़ी कहते थे। 14वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद को विद्रोहियों से वापस लेने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो ब्रिटिश अधिकारी कौन था? वो हो जाएगा कर्नल नील। कर्नल नील ने इलाहाबाद में अत्यंत क्रूरतापूर्वक विद्रोह का दमन किया और शहर पर पुनः कब्जा कर लिया। 15वां प्रश्न है प्राचीन भारत में अदेव मात्रिक भूमि निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था? तो अदेव मात्रिक भूमि जो था वो किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वह भूमि जो वर्षा के बिना भी अच्छी खेती देती थी, जो वर्षा के बिना भी अच्छी खेती देती थी। यानी कि अदेव मात्रक का अर्थ वह हुआ कि वह जिसकी माता देवता वर्षा नहीं है, यानी कि जो वर्षे के बिना ही खेती अच्छी होती थी, अर्थात वह कृत्रिम सिंचाई से फलती फूलती थी। 16वां प्रश्न है सल्तनत काल में बरीद, जो बरीद होता था उसका मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? गुप्तचर और समाचार प्रदाता का उसका उत्तरदायित्व होता था। बरीद राज्य की खुफिया जानकारियां सुल्तान तक पहुंचाने का कार्य करते थे। बरीद ए मुमालिक जो होता था इनका प्रधान था। 17वां प्रश्न है मुगल काल में अहदी सैनिक किन्हें कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हो जाएगा वे सैनिक जो सीधे सम्राट के अधीन थे, उन्हें अहदी सैनिक कहा जाता था। अहदी सम्राट के व्यक्तिगत सैनिक थे, ये उनके व्यक्तिगत सैनिक थे जो किसी मनसबदार के अधीन नहीं होते थे और इनका वेतन भी अधिक होता था। 18वां प्रश्न है किस क्रांतिकारी ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, लाला हरदयाल गदर पार्टी के मुख्य रणनीतिकार थे। इन्होंने अमेरिका और कनाडा के भारतीयों को आज़ादी के लिए एकजुट किया था। 19वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा कहा जाता है? तो पुरोहित राजा की जो मूर्ति मिली है वह किस स्थल से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से एक दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी जाती है। 20वां प्रश्न है चोल प्रशासन में पेरुमक्कल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? सही उत्तर होगा ग्राम सभा के सम्मानित सदस्यों के लिए। महासभा या सभा के उन वरिष्ठ सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था जो ब्राह्मण गांवों का प्रशासन चलाते थे। 21वां प्रश्न है मुगल काल में ब्यूतात विभाग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका संबंध किससे था? शाही कारखानों और कार्यशालाओं के प्रबंधन से संबंधित था ब्यूतात विभाग मीर ए शामा के अधीन शाही कारखानों के स्टॉक और वित्त की देखरेख करता था। 22वां प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व भारत में कानपुर षड्यंत्र केस किस विचारधारा के नेतृत्व के विरुद्ध चलाया गया था? तो किसके विरुद्ध चलाया गया था? साम्यवादी के। S.A. डांगे मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी जैसे कम्युनिस्ट नेताओं पर सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया गया था। 23वां प्रश्न है प्राचीन भारत में श्रेणी जो गिल्ड्स होते थे उनके मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इनके मुखिया जो होते थे मुखिया को ज्येष्ठक या श्रेष्ठिन कहा जाता था। व्यापारिक श्रेणियों के प्रधान को ज्येष्ठक या श्रेणी कहा जाता था जो व्यापारिक नियमों का निर्धारण करते थे। 24वां प्रश्न है सल्तनत काल में अमीर ए तुजुक का पद किससे संबंधित था? अमीर ए तुजुक का पद किससे संबंधित था? उत्सवों और दरबार के शिष्टाचार के प्रबंधन से संबंधित था। अमीर ए तुजुक धार्मिक और राजकीय समारोहों के आयोजन और उनके प्रोटोकॉल की देखरेख करता था। 25वां प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर ने इबादत खाना को सभी धर्मों के विद्वानों के लिए किस वर्ष खोला था? तो यह किस वर्ष खोला था? सही उत्तर होगा 1578 में। 1578 में अकबर ने इबादत खाना को हिंदुओं, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों सबके लिए खोल दिया था। 26वां प्रश्न है ऋग्वेद में दुहित्रे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका प्रयोग गाय का दूध निकालने वाली पुत्री के लिए किया गया है। ऋग्वैदिक काल में पुत्री को दुहित्री कहा जाता था क्योंकि वह गायों के दूध दूहने का कार्य करती थी। 27वां प्रश्न है प्राचीन भारत में अग्रहार भूमि अनुदान मुख्य रूप से किसे दिया जाता था?
तो यह मुख्य रूप से किसे दिया जाता था? सही उत्तर होगा ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि के रूप में दिया जाता था। राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दी जाने वाली पूरी तरह कर मुक्त और वंशानुगत भूमि को अग्रहार कहा जाता था। 28वां प्रश्न है, मुगल काल में मुहतसिब का प्राथमिक कार्य क्या था? मुहतसिब जो होता था यह जन आचरण और नैतिकता की निगरानी करना इसका प्रमुख या प्राथमिक कार्य था। औरंगजेब ने प्रजा के नैतिक आचरण को शरीयत के अनुसार रखने के लिए मुहतसिबों की नियुक्ति की थी। 29वां प्रश्न है, 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस अखबार ने ब्रिटिश दमन का पुरजोर विरोध किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, अमृत बाजार पत्रिका। ये गलत दिया गया है, ए होगा यहाँ पे। 30वां प्रश्न है, मौर्य काल में अक्षपटलाध्यक्ष निम्नलिखित में से किस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था? तो वह किसका था? वह महालेखाकार और केंद्रीय रिकॉर्ड विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। यह राज्य के खातों का लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिट करने और राजकीय दस्तावेजों को सहेजने वाला प्रधान अधिकारी था, मुख्य अधिकारी था। ये रहे आज के 30 प्रश्न। आपने इसमें कितना सही किया वो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।